बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 से और फर्स्ट ईयर बुक एस्केप वेलोसिटी। इस टॉपिक के नाम से पता चल रहा है एस्केप टू मूव आउट फ्रॉम एनी स्पेस, फ्रॉम एनी काइंड ऑफ सराउंडिंग। The general meaning of this word escape is to move out from any kind of surrounding. So, in physics, this topic is defined as escape velocity को अगर हम define करें तो इस तरह करेंगे कि the minimum initial velocity which is required of an object through get out of the Earth's gravitational field. अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकलने के लिए जितनी मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी किसी भी एक ऑब्जेक्ट को रिक्वायर है या वो जो चाहता है कि वो अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड से, ये जो ग्रेविटी इसको सराउंड करके हमारी अर्थ को ग्रेविटी ने सराउंड किया हुआ है, इससे एस्केप आउट कर जाए, इससे मूव आउट कर जाए, वो एस्केप वेलोसिटी के नाम से फिजिक्स में जानी जाती है, डिफाइंड एज एस्केप वेलोसिटी. सो द मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी, आई एम गोइंग टू राइट इट हियर. The minimum initial velocity through which object gets out of Earth's gravitational field. So this is your escape velocity definition. So remember this, आपकी जो escape velocity है हमेशा initial kinetic energy के साथ respond करेगी. Always respond with initial kinetic energy. हमेशा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के साथ आपकी रिस्पॉन्ड करेगी. डेट्स वाई इसको यहाँ पे उसकी वैल्यूज को डिफाइन करते हुए एस्केप वेलोसिटी की जो आपने लास्ट में रिलेशन निकालना है, डेट which is equal to v is equal to under root 2gr, इसको बनाने में जो आपकी रिस्पॉन्डिंग हो रही है एस्केप वेलोसिटी के साथ, वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के साथ हाफ mv स्क्वायर के साथ डील आउट करता है. सो उसमें इसको सोल्व आउट करके इसकी जो सिंप्लीफिकेशन है मैं इसको थोड़ा सा आपको यहाँ पे डिस्क्राइब कर देता हूँ. हाफ mv स्क्वायर इज गोइंग टू gmn over r and ultimately it would become v square, and this velocity is escape velocity. So 2gm over r, this m is going to subtracted by this, so 2gm over r, and the last as the mass of the earth we know that m is equal to gr square over g, so gm is equal to gr square, and put it here, so this would become 2gr square over r and going subtracted by, so v square is equal to 2gr, and by taking the under root this would become ultimately 2gr. So this is the relation for escape velocity. If you know the value of r, radius of the earth, you know that very well, 6.4 into 10 to the raised by 6 meter. आपको g की वैल्यू पता हो, आपको 2 एज ए कांस्टेंट है, तो आपके पास एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी. r इज इक्वल टू 6.4 into 10 to raised by 6 मीटर. सो अल्टीमेटली अगर आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो जो आपके पास एस्केप वेलोसिटी फॉर अर्थ आती है वो राउंड अबाउट 11 किलोमीटर पर सेकेंड. Now this is very important. This may be asked in your exams that what is the escape velocity for Earth? This is 11 km per second. So रिमेम्बरिंग क्वेश्चन है, आपको याद रखनी पड़ेगी इसकी वैल्यू. यहाँ पे कुछ आपको ऐसी वैल्यूज भी याद रखनी पड़ेंगी जैसे दूसरे प्लैनेट्स के लिए. जैसे यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है मैं वो बता देता हूँ आपको. मून की, जुपिटर, यूरेनस एंड नेपच्यून. So these are the important one which you must know for this topic. Moon have 2.4, all of them are in kilometer per second. All of them are in kilometer per second. So 2.4 for Jupiter it is going to be as 61
and for Uranus it is 22.4, and for the Neptune it is 25.4 kilometer per second. So these values are important to memorize when you go to the exam. इनमें से कोई सी भी वैल्यूज आपसे पूछी जा सकती है. दीज आर द इम्पोर्टेंट वंस. सो दिस इज डन विद द टॉपिक एस्केप वेलोसिटी. एस्केप वेलोसिटी में से जो चीजें आपसे पूछी जा सकती थी या जिसकी क्वेश्चनिंग की जा सकती थी आपसे, ज्यादातर इसमें याद करने वाले कॉन्सेप्ट्स हैं. तो अगर ये सबसे ज्यादा इनमें से जो इम्पोर्टेंट है वो मून, जुपिटर, यूरेनियस और नेपच्यून की वैल्यूज हैं, वो मैंने आपको यहाँ डिस्क्राइब कर दी हैं. यू मे लर्न दैट. आपको इनके बारे में प्रॉपर पता होना चाहिए, याद होनी चाहिए. सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है interconversion of potential energy and kinetic energy. It means that conversion of potential energy and kinetic energy. It means that इस टॉपिक में एक्चुअली डिस्क्राइब ये किया गया है कि एक खास पॉइंट के ऊपर आपके पास काइनेटिक एनर्जी होती है और उसी खास पॉइंट पे किसी और पॉइंट पे आपके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है. इसकी एग्जांपल आप इस तरह ले सकते हैं कि अगर ये आपके पास मार्कर है, ये इस हाइट पे मैंने यहाँ पे लोकेट किया हुआ है, इस वक्त ये स्टेशनरी है, ये एक किसी हाइट पे है, नीचे से इस टेबल से इस हाइट पे है, इसकी यहाँ पे इस वक्त जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी है. सो अगर मैं इसको ड्रॉप कर दूं, इफ आई गो टू ड्रॉप इट, तो अब जो इसमें मोशन आ गया, द एनर्जी ड्यू टू मोशन, वो आपकी काइनेटिक एनर्जी आ गई है. सो जो ये ड्रॉप होने से इसमें जो चेंज आया है वो मोशन की वजह से ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी आई है. सो इसी तरह डिस्क्राइब करता है ये इंटरकन्वर्जन को कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट अगर मैंने एक हाइट में सस्पेंड करवाया हुआ है और उसके बाद ये नीचे आपके पास कोई भी अर्थ फील्ड है या कोई भी लोकेशनल फील्ड जिसकी वजह से आप देख रहे हैं, अगर आप ये मैस आपके पास है उसको अब ये आपके पास यहाँ पे टोटल यहाँ से यहाँ तक x है, तो यहाँ पे जो होगा वो mgh है. इस पॉइंट पे जो आपके पास है, क्यों, इस पॉइंट पे आपके पास काइनेटिक एनर्जी 0 है और आपके पास पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है. अच्छा, इसके बाद जब आप नीचे इस पॉइंट पे आएंगे, सो एट दिस पॉइंट यू हैव, व्हेन यू गोइंग टू हिट दिस, आप जब इस पॉइंट पे आ रहे होंगे, at the last point before the collision, this would kinetic energy is mgh and your potential energy is going to be 0. तो आपके पास एक जो मीन टाइम में यहाँ पे दरमियान में जो वैल्यू फाइंड की गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि पूछी जा सकती है, that it was mgh minus x and this is going to be your potential energy, because आपके पोटेंशियल एनर्जी में वो हाइट का डिफरेंस आ गया, h माइनस एक्स, वो जो x का फैक्टर यहाँ पे आया है वो इवोल्व आउट हो गया उसमें से. और अगर आपकी काइनेटिक एनर्जी इस खास पॉइंट पे देखेंगे, सो योर काइनेटिक एनर्जी इज गोइंग टू बी mgx नॉट h, क्योंकि इस पॉइंट में x की मूवमेंट में जो आपके पास वो एनर्जी पैदा हुई है, दिस इज गोइंग टू बी योर काइनेटिक एनर्जी, आपके पास उसकी काइनेटिक एनर्जी आएगी. सो दिस इज इंटरकन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी के पोटेंशियल एनर्जी अल्टीमेटली काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, काइनेटिक एनर्जी अल्टीमेटली पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती है. पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू द हाइट एंड द काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू द मोशन, और वो डिस्क्राइब है. ओके, इसके बाद एक जो इंपॉर्टेंट बात है कि लॉस्ट इन पोटेंशियल एनर्जी इज गोइंग टू बी गेन इन काइनेटिक एनर्जी. अगर लॉस होगा पोटेंशियल एनर्जी में तो काइनेटिक एनर्जी में गेन आएगा, जैसा कि हमने इस एग्जांपल में पढ़ा है कि वो किस तरह होगा. ओके, सो आई एम गोइंग टू राइट इट एज mgh2 minus h1 going to be half m v2 square minus v1 square. ये वो फ्रेज है जिससे आपसे क्वेश्चनिंग की जा सकती है. किसी भी किस्म के एमसीक्यूज आपसे इस पॉइंट से पूछा जा सकता है. आपसे हाइट रिलेट की जा सकती है, आपको दो हाइट्स की वैल्यू दी जा सकती हैं और सिर्फ वेलोसिटी एट पॉइंट v2 पूछी जा सकती है. आपको वेलोसिटीज गिवन हो, आपसे h1 की हाइट पूछी जा सकती है. सो ये इंटरकन्वर्सेबल है. यहाँ से आपसे कोई भी पॉइंट किसी भी क्वेश्चनिंग के साथ, जो मैं एमसीक्यूज आपको दूंगा, जो आप इसी ऑब्जेक्टिव टाइप में, इससे क्वेश्चनिंग रिलेट होंगे इसके साथ, तो आप इसको सोल्व करेंगे. याद रखिएगा आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड होगा, 0.90 सेकेंड आई थिंक सो यू हैव फॉर अटेम्प्ट वन क्वेश्चन. तो इसमें अगर आप अटेम्प्ट करने के लिए इसमें जाएंगे तो आपको थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि उसमें बेसिकली अल्टीमेटली कोई ट्रिक ना कोई इवॉल्व हो रहा होगा. इट मे बी पॉसिबल डैट वो आपको कोई हाइट चेंज कर दे, हाइट की वैल्यू 0 कर दे, या वो आपके साथ रिलेट कर रहा हो कि आप मुझे बताएं द बॉडी इज मूविंग,
maybe this is question. The body is moving at 25 मीटर पर सेकंड स्पीड. सो फॉर डिफाइन व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, उसमें आप बताएं पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, और वो आपको ये भी बता दे कि वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है. सो पोटेंशियल एनर्जी अगर आप निकालने लग जाए एम पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच, सो दिस इज गोइंग टू बी रॉन्ग. ये आपकी यहाँ पे गलत हो जाएगा. आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि एनर्जी ड्यू टू इट्स हाइट इज गोइंग टू बी पोटेंशियल एनर्जी. सो इफ यू आर गोइंग टू दिस एवेल्युएट फ्रॉम द फार्मूला, सो दिस इज गोइंग टू बी रॉन्ग. आपकी ये क्वेश्चन जो आंसर है गलत आएगा. आपको ट्रिक्स इवॉल्व करने हैं, वो जो ट्रिक्स बताएगा वो स्टेटमेंट के बीच में कोई ना कोई ऐसी बात होगी जिसकी वजह से वो क्वेश्चंस आपसे बनते हैं वो ज्यादातर ट्रिकी होंगे, और ट्रिक्स को अगर आप वैल्यूएट कर लेंगे तो उतना ही इजी होगा आपके लिए पेपर को अटेम्प्ट करना. सो दिस इज mgh2 minus h1 and of v2 minus v1. So if we going to assume the factor of friction definitely is evolved in any kind of system. So if we assume the part of friction is evolved, so this would become mgh minus fh, friction at a definite height. So this would become half mv square. mgh minus fh is going to be half mv square. So loss, it may become as half mv square plus fh. So you may write it as loss in potential energy goes into gain in kinetic energy plus work done against friction. So this is work done against the friction. Work done against friction. ये भी एमसीक्यूज फ्रेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. यहां से आपके वर्क डन की वैल्यूज पूछी जा सकती हैं, आपसे हाइट की वैल्यू पूछी जा सकती है, आपसे उसकी जो मैस है, अगर मैस को अगर इवॉल्व कर दे, मैस की वैल्यूज चेंज कर दे और फिर फ्रिक्शन आपसे फाइंड करना को कहे तो आप उसकी वैल्यूज चेंज कर सकते हैं. सो ये आपके पास जो फ्रेज है, this is important in the topic interconversion of potential and kinetic energy, that loss in potential energy is going to be gain in a kinetic energy plus work done against the friction. Okay, this is done with this topic. Now the next one is conservation energy. Okay, the word conserve means remains same, anything which remains same. Okay, conservation of energy. This is the basic principle of the physics, that energy can neither be created nor be destroyed, but it may transform from one form to another form. उर्दू में एनर्जी कभी भी ना ही बन सकती है ना ही खत्म हो सकती है, लेकिन ये एक हालत से दूसरी हालत में ट्रांसफॉर्म की जा सकती है. सो दिस में बी राइट एज एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड nor be destroyed. Energy cannot be created nor be destroyed, but can transform from one form to another one. And which is ultimately the last topic defined, that interconversion of potential energy and kinetic energy, the conversion of potential energy into kinetic energy, जो कि हमने last topic में पढ़ा भी था. So conversion of energy, this is the basic principle, that energy can neither be created nor be destroyed, but it can transform from one form to another form. Okay, the next topic is non-conventional energy sources. These are the sources which are not using at this time, but they are very important. Non-conventional energy sources. So this may have the energy sources which are not be used nowadays, लेकिन बहुत important हैं, बहुत अहमियत के हामिल हैं एप्लीकेशन में भी, और ये डेली एप्लीकेशन में भी एप्लीकेबल हैं. इसके अलावा एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इनमें से जो कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो वैल्यूज रिमेंबरिंग इनमें से पूछी जा सकती हैं आपसे, और इम्पोर्टेंट, काफ़ी इम्पोर्टेंट है. सो यहाँ पे जो दो बहुत इसके लिहाज से जो डिफाइंड है, द वन इज एनर्जी फ्रॉम वेव्स and the other one is energy from tides. I am going to define energy from tides first. Energy from tides में आप सबसे important factor जो play करता है वो मून फैक्टर प्ले करता है.
इन द सी ड्यू टू द मून्स अट्रैक्शन, मून की अट्रैक्शन की वजह से टाइड्स जनरेट होती हैं। और ज्यादातर ये जो अट्रैक्शन देखें आप, एक्सेप्शन में आपको बात बता रहा हूँ, रात के वक्त ज्यादा इसमें फ्लो आ जाता है कि जो टाइड्स हैं वो ज्यादा बनने लग जाती हैं। सो दिन इन टाइड्स को यूज करते हुए हम बहुत से एनर्जी रिसोर्सेज बना सकते हैं। और अगर देखा जाए तो टाइड्स रेज द वाटर इन द सी रफली ट्वाइस अ डे, तो ये जो है दिन में 2 मरतबा कम से कम राइज करती हैं। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखना चाहिए। दैट मे बी वाटर इन द सी रफली ट्वाइस अ डे, ये दिन में 2 मरतबा राइज रेज करती हैं। ओके, और यहाँ पे एक जो इसकी एप्लीकेशन बताई गई है कि इसको डैम में, डैम्स पर्पसेस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनर्जी फ्रॉम द टाइड्स। एंड मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इज इवैक्यूएटेड, जो बनाई जा रही है वो ज़्यादातर डैम पर्पसेस की वजह से, डैम्स पर्पसेस में ज़्यादातर जो इस्तेमाल होती है वो एनर्जी फ्रॉम टाइड्स है। द नेक्स्ट टॉपिक इज एनर्जी फ्रॉम वेव्स। ओके, we are having energy from waves. The tidal movement and the winds blowing due to these waves. The tidal movement and wind blowing goes energy from waves. Mostly इनसे concerned out होगा। ओके, अब इसको हार्नेस करने के लिए, इसको अपने कंट्रोल में लाने के लिए हमें डिफरेंट किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स बनाए गए थे। और सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें इंस्ट्रूमेंट डिफाइंड है वो है जो सर प्रोफेसर साल्टर ने बनाया था, नोन एज साल्टर्स डक्स, साल्टर डक। प्रोफेसर साल्टर मेड अ डिवाइस नोन एज साल्टर्स डक। और साल्टर्स डक के 2 बेसिक पार्ट्स हैं, एक है डक फ्लोट और एक है बैलेंस फ्लोट। ओके, दिस इज ओवर। कि प्रोफेसर साल्टर्स डक में 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एक है डक फ्लोट एंड द अदर वन इज बैलेंस फ्लोट। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज सोलर एनर्जी। The word describes as solar generally means from sun. So the energy used from the sun is known as solar energy. Earth's atmosphere में जो कि एनर्जी सन की वजह से आ रही है वो अराउंड 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, ये एनर्जी अर्थ की एनर्जी है मोस्टली जो यहाँ पे आपके अर्थ पे सरफेस पे टर्बाइंड हो रही है। सो द अदर, इसके अलावा जो आपकी सोलर एनर्जी जो अर्थ एनर्जी है, इसको यूज करने में, इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्जन में जो कि आपकी डिवाइसेस इस्तेमाल हो रही हैं, इनमें से बेसिकली जो सबसे इम्पोर्टेंट है और जिसमें सिलिकॉन वेफर्स के साथ आप इस्तेमाल करते हैं उसमें डिवाइसेस इज फोटोवोल्टाइक सेल। Photovoltaic cell. So this is photovoltaic cell that deals with conversion of sunlight into electricity. और इसमें इस्तेमाल क्या आपका होता है, इसमें semiconductors इस्तेमाल होते हैं। Using semiconductors and the conversion occurs from the sunlight directly into the electricity. Next topic is energy from biomass. Energy from biomass. Okay, biomass is a potential source of renewable energy. It means that it deals out with renewable energy. There are some kind of sources which are renewable and some kind of sources which are unrenewable, जो कि renewable नहीं हो सकते। इसकी भी लिस्ट मैं आपको पहले डिस्क्राइब कर देता हूँ कि what are renewable sources and what are non-renewable sources. ये एक इम्पोर्टेंट लिस्ट है जिसके बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। विंड इज रिन्यूएबल, सनलाइट एंड बायोमास which is our topic, geothermal. So these are the important one.
And on the other side, non-renewable sources, coal, natural gas, oil. Mostly the gasoline you are used is non-renewable sources. Oil shade and etc. So these are the important one, renewable and non-renewable sources list. कि इनमें से रिन्यूएबल जो दोबारा जनरेट किए जा सकते हैं जैसे विंड, सनलाइट, इनकी एनर्जी सोर्सेज को दोबारा रिजनरेट किया जा सकता है, लेकिन नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज में कोल, नेचुरल गैस, ऑयल, ऑयल शेल, tar sands, etc., etc., which are used as non-renewable sources. So energy from biomass is a renewable source. ये एक renewable source से ताल्लुक रखता है और इसमें जो दो important चीजें phrases इसमें आएंगे, and one is direct combustion and the other one is fermentation. One is direct combustion and the other one is fermentation. So direct combustion. In direct combustion method, usually get energy from the waste products. You usually get energy from waste products. Waste products. The products which are wasted, you get energy from them in the method of direct combustion. ओके इसमें डील आउट आप ज़्यादातर करते हैं बायोफ्यूल्स में, और एज मोस्टली जो इसमें यूज़ किया जाता है और एक एमसीक्यू फ्रेज में जो पूछा जाता है दैट विच डायरेक्ट कंबस्शन मेथड और एनर्जी फ्रॉम द बायोमास विच मे बी यूज फॉर द गैसोलीन के इस्तेमाल में मोर इन द फर्दर एजेस इस्तेमाल हो सकता है, तो वो है आपके पास एथेनॉल. इट मीन्स दैट अल्कोहल may be used as gasoline in the further ages. Fermentation is a kind of process. Fermentation. So what is fermentation? Fermentation is a process in which any kind of organic substance is made out through the help of enzymes. Enzymes की मदद से किसी भी किस्म का organic substance आप बना लें in the absence of air. It means that in the absence of oxygen, if you made out any kind of substance like as alcohol or ethanol, so this is your going to be fermentation process in the presence of enzymes. In the presence of enzymes and absence of oxygen. This is important. And absence of oxygen. The product obtained from biomass goes into the process of fermentation. Okay, the next topic is geothermal energy. जैसे कि इसके नाम से अंदाजा हो रहा है कि geothermal, it is related with earth. Geothermal energy related with the earth. Therm means heat and the geo means zameen. Therm actually means heat, hararat. So this is the energy extracted from inside the earth. Mostly extract होती है ये from the earth. और इसकी basic example जो दी जाती है वो earth geysers हैं. Earth geysers. In the kind of marshy places they are mostly occurred. Marshy places जो होती हैं वहाँ पे earth geysers होते हैं जो कि hot water escape out हो रहा होता है earth में से. इसकी एक proper defined तरीके से अर्थ गीजर्स को अगर आप देखें कि मार्शी प्लेसेस जैसे अफ्रीका वगैरह में आपके यहाँ वहाँ पे मोस्टली अर्थ गीजर्स पाए जाते हैं जो कि रिलेट करते हैं जियोथर्मल एनर्जी के साथ. उस पॉइंट पर आप लगाते हैं किसी भी किस्म का प्लांट लगाते हैं जो कि उस एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसी भी किस्म की मैकेनिकल एनर्जी में. सो दैट एनर्जी इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू द मैकेनिकल एनर्जी अल्टीमेटली. सो इसके बीच में तीन प्रोसेसेस होते हैं जिस जियोथर्मल एनर्जी के साथ जो डील आउट करते हैं. The three are, one is radioactive decay, and the other one is residual heat of the earth, and the third one compression of material.
सो इन रेडियो एक्टिव डिके जो आपकी कोई भी सब्सटेंस है जो कि आपकी इवॉल्व करता है रेडिएशंस, उसको आप रेडियो एक्टिव डिके में काउंट करते हैं। सो रेडियो एक्टिव डिके के साथ साथ उसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो इसके जियोथर्मल एनर्जी में आती है। द अदर वन इज रेजिडुअल हीट ऑफ द अर्थ के एट सम प्लेसेस हॉट इग्नियस रॉक्स आर प्रेजेंट। कुछ प्लेसेस ऐसी हैं जहाँ पे हॉट इग्नियस रॉक्स प्रेजेंट है और मिनिमम राइट की रेंज के बीच में 10 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ, दे हैव द रेंज ऑफ 10 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। और इसके वक्त जो उन टेम्परेचर का, उस जो टेम्परेचर होता है उन रॉक्स का, उन इग्नियस रॉक्स का, वो मोस्टली काउंटर होता है 200 डिग्री सेंटीग्रेड। सो दिस इज वेरी मच। 10 किलोमीटर की रेंज में होते हैं, ये एमसीक्यूज पॉइंट्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। 10 किलोमीटर रेंज में होते हैं और इग्नियस रॉक्स का जो मोस्टली टेम्परेचर उसको काउंट किया जाता है उस पॉइंट पे, वो आपके 200 डिग्री सेंटीग्रेड है। उसके बाद कंप्रेशन ऑफ मटेरियल है। द कंप्रेशन ऑफ मटेरियल डीप इनसाइड द अर्थ आल्सो कॉजेज जनरेशन ऑफ हीट एनर्जी। डीप इनसाइड द अर्थ होते हैं, बहुत नीचे अर्थ के, कंप्रेस्ड, क्योंकि दे आर इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन, सो उन पे कंप्रेशन प्रेशर अप्लाई रहता है। सो उस फॉर्म के बीच में इसकी एग्जांपल में अर्थ गीजर मैंने जैसे आपको पहले बताया, और एक इसके अलावा एक्विफायर, जो कि इसमें एक इम्पोर्टेंट लास्ट फ्रेज में एक चीज है एक्विफायर। सो एक्विफायर इज अ काइंड ऑफ लेयर। एक्विफायर, so aquifer is a layer of rock holding water and allows water to percolate through it with pressure। ये वो लेयर है उस अर्थ की सरफेस के बीच में जो कि वाटर को percolate करती है कि वो उस प्रेशर से इवैक्यूएट हो, उस सरफेस से निकले। सो इसको आप डील आउट करते हैं जियोथर्मल एनर्जी के बीच में। सो 3 प्रोसेसेस इन द वन इज रेडियो एक्टिव डिके, द अदर वन इज रेजिडुअल हीट ऑफ द अर्थ। और उसमें 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि 10 किलोमीटर की रेंज में होते हैं और 200 डिग्री सेंटीग्रेड उसका एवरेज टेम्परेचर होता है इग्नियस रॉक्स का। एंड उसके बाद वोल्केनिक रीजन्स में डील आउट करते हैं। सो कंप्रेशन ऑफ मटेरियल्स में अगर आप डील आउट करेंगे तो इसके बीच में आपकी सबसे इंपॉर्टेंट बात है अर्थ गीजर्स एंड द अदर वन इज द एक्विफायर्स। सो दिस इज डन विद दिस चैप्टर। इस चैप्टर में जो है आपको मैंने होल रिव्यू बैक दिया है, ये आपका काउंटर एज सच 40% काउंटर करता है। अगर मैंने जो एमसीक्यूज इस पे रखवाए हुए हैं इसको आप सॉल्व आउट करेंगे, जो कि मेरी टीम ने यहाँ पे सॉल्व आप इसी वेबसाइट पे दिए हुए हैं, इसको आप सॉल्व आउट करेंगे सो यू आर गोइंग टू बी परफेक्ट। अल्टीमेटली आपका एसएसएस की प्रैक्टिस होगी और जितनी प्रैक्टिस होगी उतना आपके लिए बेहतर है। सो थैंक यू वेरी मच।